योगेश जनरल बोगी में बैठा होता है। वो ट्रेन की ऊपर वाली सीट में सो रहा होता है। अचानक से ट्रेन रुकती है और ट्रेन रुकने के बाद फिर से चलती है। लेकिन जब ट्रेन फिर से चलती है तो योगेश अचानक से जग जाता है और वो नीचे वाली सीट पर जब झांक कर देखता है तो उसकी पत्नी बैठी होती है। उसकी वो पत्नी जिससे उसने 6 साल पहले तलाक ले लिया था। उसका नाम रागिनी होता है और रागिनी की भी नजर जब योगेश से मिलती है तो वो खिड़की की तरफ देखने लगती है। उसे देखकर योगेश एकदम भौचक्का रह जाता है, क्योंकि जब वो उसका तलाक हुआ था रागिनी से तो रागिनी बेहद ही तंदुरुस्त और सुंदर लड़की थी। लेकिन जब वो ट्रेन में उसे देखता है तो एकदम पतली सी, एकदम सूखी सी एक लड़की बैठी होती है, जो कि एकदम सस्ती साड़ी पहने हुए बैठी होती है। रागिनी के बगल में एक लड़का बैठा हुआ होता है। तो योगेश नीचे जब उतर के आता है तो उस लड़के से कहता है कि क्या आप ऊपर वाली सीट पे बैठ सकते हैं। लड़का मान जाता है और लड़का ऊपर वाली सीट पे जाके बैठ जाता है। तभी वो रागिनी के बगल में बैठता है, उससे कुछ बातें करने लगता है। तब वो रागिनी से पूछता है कि आप कहाँ जा रही हो। तो वो बताती है कि माँ की तबीयत खराब है, मैं कानपुर जा रही हूँ। फिर रागिनी उससे पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो बताता है कि मैं किसी काम से कानपुर जा रहा हूँ। धीरे धीरे दोनों में बातें शुरू होती हैं और वो रागिनी से पूछता है आप तो बहुत अच्छी थी, देखने में काफी सुंदर थी, फिर अचानक से आपको क्या हुआ। यही सब बातें होती है दोनों के बीच में। उसके बाद कुछ बातें होती है। वो रागिनी से पूछता है कि क्या आपने शादी कर ली। तब रागिनी सर हिला के ना कहती है। तो जब उसके बाद रागिनी योगेश से पूछती है आपने शादी की या नहीं, तो वो भी ना बोल देता है। दोनों में बातें होती हैं। योगेश बातों बातों में उससे पूछता है कि वो अब क्या करे। तो वो बताती है कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ, जहाँ मुझे 10,000 रुपए तनख्वाह मिलती है महीने की। मैं अपना जीवन उसी से व्यतीत करती हूँ। उसके बाद वो भी बताता है कि मैं भी कॉलेज में थोड़ा बहुत काम करता हूँ, तो मुझे भी थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, तो मैं ही रहता हूँ। और उसके बाद बातें होने लगती है। वो बताता है कि अब तो मैंने पीना भी छोड़ दिया है, अब मैं बहुत अच्छे से रहता हूँ। यही सारी बातें हो रही होती हैं। अचानक से आ जाता है स्टेशन और दोनों उतर जाते हैं। तो रागिनी से वो पूछता है कि आप अभी रुकेंगी या फिर लौट आएंगे। तो वो बताती है कि मैं एक रात यहाँ पे रुकूंगी, क्योंकि माँ के साथ सिर्फ भाई है, उसके बाद मैं कल सुबह लौटूंगी। तो जब रागिनी उससे पूछती है आप कब लौटेंगे, तो वो भी बताता है कि मेरा काम है, मैं कल आऊँ। तब योगेश उससे कहता है क्यों ना हम साथ लौट के चले। इस पर रागिनी पहले तो मना करती है, लेकिन बाद में कहती है अच्छा ठीक है। तो योगेश उससे कहता है कि ठीक 9 बजे कल तुम मुझे यहीं स्टेशन पे मिलना, साथ में चलेंगे, टिकट ले लेंगे। तो यही होता है। अगले दिन सुबह योगेश तो स्टेशन पे 8 बजे ही आ जाता है, लेकिन रागिनी 10 बजे आती है। जब रागिनी 10 बजे आती है तो योगेश से पूछती है कि आप अभी तक गए नहीं। तो वो कहता है कि मैं आपका इंतजार कर रहा था। उसके बाद योगेश आता है और 2 टिकट खरीदता है। उसके पैसे योगेश ही देता है। दोनों की ट्रेन आती है, दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। बैठे हुए लौट रहे होते हैं तो अचानक से एक कुल्फी वाला आता है, जिससे योगेश से रागिनी से पूछता है कि क्या आप कुल्फी खाएंगी। तो वो मना कर देती है, लेकिन काफी मनाने के बाद वो हाँ कर देती है। लेकिन वो कहती है कि मैं कुल्फी तो खाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो पूछता है आपकी क्या शर्त है। तो कहती है कि कुल्फी के पैसे मैं दूंगी। इस पर योगेश बाद में मान जाता है और दोनों कुल्फी खा रहे होते हैं। इसी बीच वो लोग अपनी पुरानी बातों को खोल देते हैं। वो योगेश अपनी पत्नी, जिसे वो 6 साल पहले तलाक ले चुका था, उससे बताता है कि अब तो मैंने पीना भी छोड़ दिया है और अब मैं बहुत ज्यादा पछता रहा हूँ कि मैंने तुम्हें छोड़ा, तुम्हारी कदर नहीं की पहले। ऐसी बातें हो रही। तभी रागिनी उससे पूछती है माँ कैसी है। तो योगेश बताता कि अब तो माँ नहीं रही। तो वो कहती है कि ऐसा क्या हुआ था कि अब माँ नहीं। वो कहता है हमेशा माँ मुझसे पूछती रहती थी कि बहू को ले आओ, बहू को घर ले आओ, लेकिन उन्हें मैं कैसे समझाऊं कि तलाक के बाद बहू घर नहीं आ सकती। इसी चिंता में माँ चली गई इस दुनिया से। ये सुनकर रागिनी बहुत ज्यादा दुखी होती है और कहती कि जब मैं माँ को छोड़ के आई थी तब तो वो अच्छी भली थी, लेकिन उन्हें अचानक से ऐसा क्या हुआ। वो सब यही बातें हो रही। तब वो बताता है कि आपकी चिंता में माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई। उसके बाद योगेश रागिनी से पूछता है आपकी माँ की तबीयत कैसी। वो भी कहती कि अब माँ की तबीयत पहले से काफी ठीक है। इस तरह से दोनों बातें कर रहे होते हैं। तब रानी उससे कहती है कि आपने मुझे टॉर्चर किया, आप मुझे सताते थे, आपको मैं इतना समझाती थी कि मत पीजिए, लेकिन आप फिर भी पीते रहते थे। इस चक्कर में मेरे 2 गर्भपात भी हुए। अगर मेरा गर्भपात ना हुआ तो आज हमारा बड़ा बेटा 8 साल का होता और छोटा बेटा हमारा 6 साल का होता। ये सुनकर योगेश काफी दुखी होता है, परेशान होता है। साथ ही वो कहता है कि मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इन सब गलतियों को कैसे तुमसे माफी मांगू। और उसके बाद नॉर्मल दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी योगेश उससे कहता है कि जब कलेक्टर ने मुझे तुमको 30 लाख रुपए देने के लिए कहा था, तो तुमने अगर ना मना किया होता तो तुम इस तरह की जिंदगी ना जी रही होती। उस पर कहती है रागिनी कहती है कि
अगर मैं तुमसे 30 लाख रुपए ले लेती कलेक्टर के कहने पर, तो मेरे जीवन में वही हो जाती कि मैं आज भी उसी के पैसों पे पल रही हूँ। मैं ये ताना लेके अपने जीवन में नहीं जीना चाहती थी, इसलिए मैंने 30 लाख रुपए देने से मना किए। इस पर योगेश कहता है कि लेकिन ऐसे जीवन का क्या मतलब है। दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे, इसी तरह से रागिनी के घर का स्टेशन आ जाता है, तो वो कहता है आपका स्टेशन आ गया, आप उतर जाइए। दोनों 6 साल बाद मिले थे, उन दोनों में ऐसा प्यार उमड़ता है कि रागिनी मना कर देती है। रागिनी कहती है नहीं, अब मैं मायके की तरफ नहीं देखूंगी, बल्कि मैं अब तुम्हारे साथ ससुराल चलूंगी, क्योंकि अब तुम भी सुधर चुके हो, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है, साथ ही मुझे ये भी एहसास होगा कि मेरा जीवन तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये बातें सुनकर योगेश बहुत खुश होता है और रागिनी अपने स्टेशन पे ना उतर के योगेश के साथ चली जाती है। रागिनी योगेश के कंधे पर सर रख के इस तरह रो रही होती है जैसे कि कोई छोटी सी बच्ची हो। वो लगातार रोए जा रही थी और ये बात कह रही थी कि नहीं, अब मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ अपने ससुराल चलूंगी। दोनों इस तरह से अपने ससुराल वाले स्टेशन पे पहुंचते हैं और दोनों वहीं पे उतर जाते हैं। और इस तरह से 6 साल पहले जो पति पत्नी का तलाक हुआ था, वो इस तरह से 6 साल बाद ट्रेन में मिलते हैं और दोनों का प्यार उमड़ जाता है और फिर से वो एक अच्छे जीवन साथी की तरह अपना जीवन जीने लगते हैं।